हेलो गाइस, मेरा नाम आत्म प्रकाश है। मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ बीटीसी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स की कुछ नए टॉपिक्स। आज का दिन बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि आज मोदी जी ने राम मंदिर का उद्घाटन करवाया और आज उन्होंने राम मंदिर में जाकर के पूजा की। तो हम भी राम भगवान का नाम लेकर के शुरू करते हैं अपनी पहली क्लास। ठीक है, पहली क्लास में दाब का नियम। दाब होता क्या है? किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल को दाब कहते हैं। सब जानते हैं, ठीक है कि नहीं? इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। फॉर्मूला P बराबर F/A। यह एक अदिश राशि है। ठीक है। प्रणोद। अब देखो प्रणोद क्या है। जब एक लंबवत बल कार्य करता है, ठीक है, किसी वस्तु की सतह पर, तो उस बल को हम लोग प्रणोद कहते हैं। जब किसी वस्तु पर एक लंबवत बल कार्य कर रहा है, ठीक है कि नहीं, कोई वस्तु है, सतह है, उस पर एक लंबवत बल लगा रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रणोद। और सतह पर जो फोर्स लग रहा है ना, उसे हम बोलेंगे दाब। ठीक है। द्रव दाब के नियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका दूसरा नाम क्या है? पास्कल का नियम। इसका एक और नाम है द्रव के दाब संचरण का नियम। 3 नाम है, तीनों ध्यान रखना। द्रव दाब के नियम, पास्कल का नियम, द्रव के दाब संचरण का नियम। ठीक है। जब किसी बंद पात्र में रखे द्रव के किसी एक भाग पर संतुलित अवस्था में दाब लगाया जाता है, तो बिना क्षय हुए संपूर्ण द्रव का सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित हो जाता है। इसे पास्कल का नियम अथवा द्रव के दाब संचरण का नियम कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे कोई पेंट का डब्बा है, तो बंद है पूरा, उसके अंदर पेंट है, ठीक है, या पानी मान लो, उसके अंदर पानी है उस डब्बे के अंदर, अब पूरा बंद है। तो ये बोल रहा है कि अगर इस पर कोई बाह्य बल लगाया गया, ठीक है, संतुलित अवस्था में कोई दाब लगाया गया, तो बिना क्षय हुए, तो उस पानी का क्षय थोड़ी होगा क्योंकि वो तो बंद है ना, पैक है। बिना क्षय हुए संपूर्ण द्रव का सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित हो जाता है। इसे पास्कल का नियम अथवा द्रव के दाब संचरण का नियम भी कहते हैं। समझ आया? चलो, इसका पहला नियम क्या है? यदि ग्रेविटी को 0 मान लेते हैं, यदि गुरुत्व को हम लोग 0 मान लेते हैं, तो संतुलित अवस्था में द्रव के भीतर का प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होगा। ओके। और यदि 0 ना माने, तो समान गहराई पर स्थित सभी बिंदुओं पर, समान गहराई पर स्थित सभी बिंदुओं पर द्रव का दाब समान होता है। ठीक है। चलो, दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कह रहा है किसी बर्तन के बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल, कोई बर्तन है जो बंद है, उसके अंदर एक द्रव है, तो द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव के द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचरित कर दिया जाता है। जो द्रव है ना, वो समान रूप से चारों तरफ संचरित हो जाएगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये भी इम्पोर्टेंट है। आर्किमिडीज का सिद्धांत है ये, ठीक है। आर्किमिडीज सिद्धांत क्या कहता है? कहता है किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होगा। अन्य शब्दों में, किसी तरल माध्यम में आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये है कि कोई एक लकड़ी का टुकड़ा अगर हम किसी भरे हुए बीकर में डाल रहे हैं, ठीक है, तो उस वस्तु पर जो ऊपर से बल लगेगा, लकड़ी पर लंबवत बल जो लगेगा ऊपर से,
उसे हम प्रणोद कहेंगे। जो नीचे से बल लगेगा लंबवत, उसे हम बोलेंगे उत्प्लावन बल। और इन दोनों को संतुलित रखता है जो, ठीक है, संतुलित रख रहा है। अब इसको संतुलन रखने में जो पानी है, लकड़ी कितना डूबा रहेगा उतना पानी चारों तरफ विस्थापित करेगा, ठीक है। वो लकड़ी डूबा हुआ है ना, बल ऊपर से भी लग रहा है नीचे से भी, तो उसको तैरने में, ठीक है, जितना जल वो विस्थापित करेगा वो बल किसके बराबर होगा, उस वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल के, ठीक है कि नहीं। जो नीचे से बल लग रहा है उसके बराबर होगा। यही है आर्किमिडीज का सिद्धांत। उत्प्लावन बल क्या होता है, ठीक है, किसी वस्तु को पानी में या द्रव के पूर्णतः डूबने पर वह अपने आयतन के बराबर द्रव विस्थापित करती है। किसी वस्तु को पानी में या द्रव में पूर्णतः डुबोने पर वह अपने आयतन के बराबर द्रव विस्थापित करती है, उसे उत्प्लावन बल कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लवन, फ्लोटेशन का सिद्धांत, ठीक है। वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर या इससे कम होने पर वस्तु तैरती रहती है। क्या कह रहा है, यदि वस्तु का भार, वस्तु का वेट, ठीक है, अगर उत्प्लावन बल के बराबर रहेगा तब पर भी तैरेगा, इससे कम रहेगा तब पर भी तैरेगा, अगर उत्प्लावन बल से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, डूब जाएगा। वही नीचे लिखा है, ये रेड लाइन पे जो है ना, इसको याद कर लीजिए, बहुत अच्छा है। वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल बराबर वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का भार। इसका मतलब कह रहा है कि जो उत्प्लावन बल है ना, वो किसके बराबर होगा, जो वस्तु है उस जब डूबता है तो उसके द्वारा जो द्रव विस्थापित हो रहा है, वो जो द्रव हट रहा है वहाँ से, उसके भार के बराबर होगा, ठीक है कि नहीं, उत्प्लावन बल। इसलिए जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के बराबर होता है तो वस्तु पानी की सतह पर पूर्णतः डूबी हुई तैरती है। इसे प्लवन का सिद्धांत कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, यह भार में आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। प्लवन का नियम इम्पॉर्टेंट है, देखते हैं। पहला नियम क्या है, संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। ठोस का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए। ऊर्ध्वाधर रेखा में नहीं होगा तो बेटा तैरेगा ही नहीं, ठीक है नहीं। जय सिया राम बोल के यहाँ पे आते हैं। वस्तु का भार यदि कम है, पहला फिगर देखते हैं, वस्तु का भार अगर कम है किसके, हटाए गए जल के द्वारा, तो देखो तैर रहा है, ऊपर तैर रहा है, ठीक है। हटाए गए जल मतलब उत्प्लावन बल, ठीक है। उत्प्लावन बल ज़्यादा है तो क्या होगा, तैरेगा। उत्प्लावन बल और वस्तु का भार और हटाया गया जल तीनों बराबर रहे तो क्या होगा, वस्तु आंशिक रूप से डूबी हुई तैरेगी। आंशिक रूप से डूबा हुआ है, पूरा नहीं डूबा है, आंशिक रूप से डूबी हुई तैरेगी। तीसरा फिगर है, वस्तु का भार ज़्यादा है किससे, हटाया गया जल मतलब उत्प्लावन बल से, ठीक है, तो क्या होगा, डूब जाएगी। अगला पॉइंट, रेलगाड़ी के बीच में जगह क्यों छोड़ा जाता है। रेलगाड़ियों के पटरियों के बीच में, रेलगाड़ी के पटरियों के बीच में जगह क्यों छोड़ी जाती है, ये होना चाहिए। तो पटरियों के बीच में गैप इसलिए छोड़ते हैं ना, क्योंकि देखो लोहा जो होता है इसका बड़ा अतरंगी नियम है भाई साहब। भीषण गर्मी के कारण ये समय लोहे की जो बनी पटरियाँ होती हैं ना, भारी भरकम ट्रेन आती जाती रहती हैं, तो उस ट्रेन के भार के कारण वो फैल जाती हैं।
और सर्दियों में सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, तो ये लोहे का सामान्य व्यवहार है, इसी कारण ये फैलता है, सिकुड़ता है, इसलिए छोड़ देते हैं जगह। रॉकेट के उड़ने का सिद्धांत क्या है? रॉकेट के एक प्रकार का वाहन है जिसके उड़ने का सिद्धांत न्यूटन की गति के तीसरे नियम, याद कर लो, संवेग संरक्षण का नियम, क्रिया तथा बराबर एवं विपरीत प्रक्रिया, सब एक ही है, सब एक ही है। न्यूटन का गति का तीसरे नियम को हम बोलते हैं संवेग संरक्षण का नियम, जो होता है क्रिया तथा बराबर एवं विपरीत प्रक्रिया, ठीक है, पर आधारित है। तेज गति से गर्म वायु को पीछे की ओर फेंकने पर रॉकेट की ऊपर की दिशा में समान अनुपात का बल मिलता है। ठीक है, यही है संवेग संरक्षण का नियम। पिंड के किसी बंद निकाय सिस्टम पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। कोई पिंड है, उस पर कोई अगर बाहरी फोर्स नहीं लगा रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है उस पर, तो क्या होगा, उस निकाय का जो संवेग है ना, पूरा का पूरा नियत रहेगा, वो बदलेगा नहीं। फिर इस नियम का प्रमाण ये है कि अगर कोई वस्तु एक का द्रव्यमान केंद्र एक नियत वेग से चल रहा है ना, तो वो चलता ही रहेगा। कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर, बाह्य बल लगा करके उसकी दिशा बदल ना दो। ठीक है, न्यूटन की गति का नियम। न्यूटन भाई ये चीर सम्मत यांत्रिकी के आधार पर है, ठीक है कि नहीं। ये रिलेशन बताता है किसके बीच में, फोर्स और स्पीड के बीच में, बल और गति के बीच में एक संबंध बताता है। ये 3 सदिश में अनेक प्रकार से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, गति का प्रथम नियम, प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था में अथवा सरल रेखा में एक समान गति में अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा ना दिया जाए। ठीक है, इसका मतलब है कि जब एक वस्तु है वो या तो चलता ही रहेगा, ठीक है, एक समान चाल से, ठीक है कि नहीं, सरल रेखा में, या तो अपने जगह पे ही खड़ा रहेगा। कब तक? जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स हम लगा नहीं देते। ठीक है कि नहीं, इसको हम बोलते हैं जड़त्व का नियम। पहला क्या होगा नियम? जड़त्व का नियम। जड़त्व समझ लो कि जड़ की तरह बैठा पड़ा एक जगह, विरामावस्था में रहे या एक समान चाल में चले, उसको जड़त्व का नियम बोलेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। ठीक है, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है तथा बल की दिशा में कार्यान्वित दिशा होती है। इससे बल का सूत्र व्युत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है कि नहीं, कोई पिंड है, उसके संवेग परिवर्तन पर जो आरोपित बल के समानुपाती होता है, बल की दिशा में कार्यान्वित होती है, इससे बल का सूत्र उत्पन्न किया जा सकता है। तीसरा नियम कहता है, वही संवेग संरक्षण का नियम, प्रत्येक क्रिया की सदैव समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तृतीय नियम। आ जाते हैं आगे। डॉक्टरी थर्मामीटर में ताप मापने का स्केल विभाजन होता है। ठीक है, इसमें हम 2 चीज़ देखेंगे, पहला फ़ारेनहाइट में, दूसरा सेल्सियस में। 95 फ़ारेनहाइट से 110 फ़ारेनहाइट के बीच में माप सकता है। ठीक है, डॉक्टरी थर्मामीटर। और दूसरा होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप माप सकता है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बना ले, या जब कोई पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभाजित होकर उसका गुण और विशेषताएं बदल दे, तो इसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण, लोहे पर जंग लगना, अगरबत्ती का जलना, दूध का फटना आदि रासायनिक परिवर्तनों को समझना रासायनिक विज्ञान का प्रमुख कार्य है। प्रतिवर्ती क्रिया का अर्थ क्या है? मनुष्य के दैनिक जीवन में कुछ क्रियाएं किसी बाह्य उद्दीपन के अनुक्रिया स्वरूप बिना मस्तिष्क की जानकारी के अकस्मात हो जाती है। अरे ऐसी क्रियाएं जिनको हम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, वो ऑटोमेटिक हो जाती हैं, हमको करने के लिए कुछ नहीं करते, वो ऑटोमेटिक हो रही हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे? प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे कोई सांप देख लिया तो भाई कूद करके भगा जाओगे, आँख अपने आप झपकती है,
खाना खाते हैं तो मुंह में लार अपने आप आ जाता है, हम लाते थोड़ी हैं। तो ये क्या हो जाएंगी? प्रतिवर्ती क्रिया। धातुओं का संरक्षण क्या है? क्या? कुछ धातुओं को नम हवा में रखने अथवा वर्षा ऋतु में पानी में पड़े रहने पर उन वस्तुओं की सतह पर एक प्रकार के भूरे रंग की तरह जंग या लेप जम जाती है। इस प्रकार धातु कमजोर होती जाती है। इस क्रिया को धातु का संक्षारण कहते हैं। ठीक है कि नहीं? ये इम्पॉर्टेंट है, देख लेना एक बार। धातुओं का संक्षारण से बचाने के उपाय, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। धातुओं को संक्षारण से बचाने के उपाय, संक्षारण से बचाने के लिए लोहे पर एक सुरक्षात्मक जस्ता कोटिंग लगाने की प्रक्रिया को गैल्वनीकरण भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले गैल्वनीकरण क्या होगा, ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा कि जो संक्षारण है ना, लोहे पर एक सुरक्षात्मक जस्ता कोटिंग लगाने की क्रिया, हम एक जस्ता कोटिंग लगाते हैं ना कि वो जंग ना लगे, तो उसे क्या बोलते हैं? गैल्वनीकरण। ठीक है कि नहीं? यह धातु और हवा के बीच में एक झिल्ली स्थापित करके लोहे के भागों के जीवन का विस्तार करता है, जो लोहे के ऑक्साइड को स्टील की परत पर विकसित होने से रोकता है। मिश्र धातु बना करके भी हम कर सकते हैं। ठीक है, इसका उपाय विद्युत लेपन लगा कर सकते हैं। इसका उपाय ग्रीस या तेल लगा करके लोहे को बचा सकते हैं। ठीक है, धातु को संक्षारण को बता सकते हैं, संक्षारण को धातु चढ़ा करके भी बता सकते हैं। चलिए अगला टॉपिक है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव क्या होता है? सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र के सहायता से नहीं देखा जा सकता। इनमें से कुछ जैसे ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते। यह कारण है कि इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव माइक्रोनिज्म, ये मुख्य रूप से 5 वर्गों में विभाजित हैं। पहला जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजोआ, चौथा शैवाल, पांचवा विषाणु। ठीक है, ये सूक्ष्म जीव हो गए। इनको हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए देखने के लिए भैया। सबसे सूक्ष्म जीव कौन सा होता है? विषाणु है। ठीक है कि नहीं? और सूक्ष्म जीवों को मापने की इकाई माइक्रोन। सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में वायु, जल तथा भोजन द्वारा त्वचीय स्पर्श करते हैं। सामान्य सर्दी या जुकाम में वायरस वायु द्वारा फैलते हैं, जैसे हैजा, जठरांत, जोत तथा मियादी बुखार के जीवाणु से फैलते हैं या शरीर में प्रवेश करते हैं। रिगवर्म एक प्रकार की फंगस का संक्रमण है। लाभदायक सूक्ष्मजीव कौन कौन से हैं? आता है क्वेश्चन में, 1 नंबर 2 नंबर में आ जाएगा कि लाभदायक सूक्ष्मजीवों के नाम बताएं, उनके कार्य बताइए। तो पहला है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस यह एक जीवाणु है जो स्त्रियों की योनि तथा मानव के आहार नाल में पाया जाता है। ठीक है नहीं? ये मानव के आहार नाल में पाया जाता है। इनका आकार दंड रॉड जैसा होता है। इसके अलावा यह जीवाणु का मुख्य काम दूध से दही बनाने में सहायक होता है। ईस्ट या फफूंद, पनीर, सिरका, शराब, ब्रेड में ईस्ट फफूंद का प्रयोग करते हैं। ठीक है नहीं? तो ये 2 सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीवों का योगदान क्या क्या होगा? सूक्ष्म जीवों का योगदान औद्योगिक उत्पाद जैसे लैक्टिक एसिड, एसिडिक एसिड तथा अल्कोहल उत्पन्न करने में किया जाता है। दूसरा, प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक का मतलब एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन का उत्पादन लाभप्रद सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है। तीसरा, एंटीबायोटिक संक्रमण रोग, प्रतिजैविक संक्रमण रोग जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी तथा निमोनिया की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सूक्ष्म जीव। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सूक्ष्म जीवों की बहुत अधिक भूमिका होती है। ठीक है, भोजन के रूप में ईस्ट का में प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाई जाती है, अतः इसका प्रयोग खाद्य पदार्थों के रूप में किया जाता है। कार्बनिक पदार्थ के अपघटन में, औद्योगिक धंधों में, ठीक है, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे नोट देख लीजिए। ठीक है,
एंटीबायोटिक पदार्थ प्रतिजैविक औषधि, जैसे पहला है पेनिसिलिन, फफूंद से बनता है। दूसरा स्ट्रेप्टोमाइसिन, जीवाणु से बनता है। क्लोरेलिन, शैवाल से बनता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में पौधों की जड़ों के गांठों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। ठीक है। सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न रोगों के नाम, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को मैं सारे के सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही छोड़े हैं, बेफालतू की बातें नहीं हो रही यहाँ पर। ठीक है, सारे के सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। चलिए, तो यहाँ पे बताया गया है रोग माध्यम, नहीं, ये संचरण का माध्यम है, सॉरी, थोड़ा आगे चला गया, कोई बात नहीं। सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न रोग के नाम, पहला रोग, फिर सूक्ष्म जीव, फिर संचरण का माध्यम। ठीक है। रोग क्या है? हैजा, जीवाणु से फैलता है। इसका माध्यम क्या होता है? दूषित पानी या भोजन। टाइफाइड, जीवाणु से फैलता है दूषित पानी से। क्षय रोग, तपेदिक जिसे कहते हैं, वो भी जीवाणु से फैलता है। संचरण का माध्यम क्या है? वायु। सर्दी जुकाम विषाणु से होता है, इसका माध्यम वायु। पौधों में भी रोग होते हैं। पौधों में रोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पौधों में रोग और सूक्ष्म जीव, जैसे पौधों में गेरुई रोग होता है कवक से, कंडुआ रोग कवक से। अरे जब गेहूँ बोते हैं तो उसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा फॉग होते हैं, ठीक है कि नहीं, तो नमी होती है, तो इनसे कवक उत्पन्न होते हैं कभी कभी, तो गेरुई रोग, कंडुआ रोग हो जाता है। ठीक है, ये कवक से ही होता है। ओके, तो नींबू में सिस्टस कैंसर, ओके, तो नींबू सड़ना शुरू कर जाता है, वो जीवाणु के द्वारा सड़ते हैं। ठीक है। आलू में रिग रॉट ऑफ पोटैटो, आप देखेंगे आलू जो होता है वो हरा हरा हो जाता है ना कभी कभी, हाँ, और वो कभी कभी जहाँ काले होते हैं, सड़ने लगते हैं, तो उसे हम बोलते हैं रिग रॉट ऑफ पोटैटो। ठीक है, ये भी जीवाणु के द्वारा होता है। तंबाकू में मोजैक रोग, तंबाकू देखिएगा काला हो जाता है कहीं कहीं, ठीक है नहीं, काले तो होते ही हैं लेकिन वो गठीले हो जाते हैं, तो उसे वो विषाणु के द्वारा होता है, रिग रॉट ऑफ। तंबाकू में मोजैक रोग। लौकी में लीफ कर्ल ऑफ कुकरबिट, लौकी जब कड़ी हो जाती है तो वो विषाणु के द्वारा होती है, ठीक है नहीं। संक्रामक रोग, रोग जो किसी न किसी रोग जनित कारकों, रोगाणुओं जैसे प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु, वायरस इत्यादि के कारण होते हैं। संक्रामक रोगों में एक शरीर से अन्य शरीर में फैलने की क्षमता होती है। मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा इत्यादि संक्रामक रोगों के कारण होता है। संक्रामक रोग कैसे बचा जा सकता है? बचने के उपाय, पहला, हाथ धोएं। संक्रामक से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप बार बार साबुन से और पानी से हाथ धोते रहें। निजी स्वच्छता को से जुड़ी अच्छी आदतों को अपनाएं। रोगी से जुड़े स्थान को साफ रखें। संपर्क से बचें। टीकाकरण करवाएं। पतले दस्त लगाने वाले लक्षणों का ध्यान रखें। ठीक है, जागरूक रहें। खाद्य सुरक्षा के बारे में विचार रखें। टीकाकरण क्या है बेटा? बच्चों के शरीर में रोग प्रतिरक्षा हेतु टीके लगवाए जाते हैं, ठीक है, जिससे बच्चों के शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती रहे, इसे हम लोग टीकाकरण करते हैं। टीकाकरण से बच्चों में कई प्रकार की संक्रामक बीमारियों को कई संक्रामक बीमारियों की रोकथाम होती है तथा समुदाय के स्वास्थ्य के स्तर में सुधार होता है। किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता, इम्यूनिटी विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई जाती है या किसी अन्य रूप में दी जाती है उसे टीका कहते हैं, तथा यह क्रिया टीकाकरण, वैक्सीनेशन कहलाती है। संक्रामक रोगों के रोकथाम के लिए टीकाकरण सर्वाधिक प्रभावी एवं सबसे सस्ती विधि मानी जाती है, जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इट्स
या इत्यादि। टीका के जनक कौन है, इसके बारे में जान लेते हैं। आ सकता है एक नंबर में पूछ सकता है, एडवर्ड जेनर। ठीक है, अंग्रेजी भौतिक शास्त्री, वैज्ञानिक एवं टीकाकरण के खोजकर्ता एडवर्ड जेनर सन 1749 से 1823 तक जो इनका काल रहा, अंग्रेजी चिकित्सक तथा चेचक के टीके के आविष्कारक थे। जेनर का अक्सर उन्हें इम्यूनोलॉजी का पिता कहा जाता है और उनके काम को किसी अन्य मानव के काम से ज़्यादा जिंदगी बचाने वाला कहा जाता है। भोजन संरक्षण क्या है? निर्जलीकरण, सुखाना, प्रशीतन, उबालना, रासायनिक एवं अन्य पदार्थों के उपयोग, पाश्चुरी आदि भोजन पदार्थों के संरक्षण की विधियां हैं। भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भोजन को उच्च ताप पर नहीं पकाना चाहिए, भोजन को ढककर पकाना चाहिए, आटे में चोकर नहीं निकालना चाहिए। ये सब क्रिया भोजन के संरक्षण की होती हैं। भोज्य पदार्थ को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना भोज्य पदार्थ का संरक्षण कहलाता है। ठीक है। भोज्य पदार्थ के सड़ने के मुख्य कारण फफूंद, जीवाणु, यीस्ट एवं कीट होते हैं। निर्जलीकरण, सुखाना, प्रशीतन, उबालना, रासायनिक क्रिया, अन्य पदार्थों के उपयोग, पाश्चुरीकरण आदि भोज्य पदार्थों के संरक्षण की विधियां हैं। भोज्य संरक्षण की विधियों का महत्व एवं आवश्यकताएं इम्पॉर्टेंट है। भोजन के खराब होने और खाद्य विषाक्तता को कम करने के लिए, सूक्ष्मजीव संदूषण को रोकने के लिए, रोग जनकों को मारने के लिए, ठीक है, इससे अधिक समय तक संचय करने के लिए और इसे ताज़ा बनाए रखने के लिए। ठीक है कि नहीं? भोजन संरक्षण का महत्व। भोजन के खराब होने एवं खाद्य विषाक्तता को कम करने के लिए, सूक्ष्मजीव प्रदूषण को रोकने के लिए, रोग जनकों को मारने के लिए, इसे अधिक समय तक संचय रखने के लिए और इसे ताज़ा बनाए रखने के लिए, इसे पूरे साल उपलब्ध कराने के लिए, इसके स्वाद को अधिक से अधिक समय तक बनाए रखने के लिए। आप खाद्य संचरण की कौन कौन सी विधियां जानते हैं? परिरक्षण के सिद्धांत और विधियां, नमी को दूर करना, संक्रमण से सुरक्षा, वायु रोधक बनाना, खाद्य पदार्थों से निर्मित सूक्ष्म जीव प्रतिजैविक पदार्थों का उपयोग से परीक्षण संभव करना, रासायनिक परीक्षण, केमिकल प्रिजर्वेटिव द्वारा परीक्षण करना, प्रशीतन करना तथा शीत भंडारों का प्रयोग करना। स्टरलाइजेशन विधि क्या होती है? स्टरलाइजेशन विधि से खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना। इस विधि में सामान्य ताप 5 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस तक उत्पन्न कर सूक्ष्म जीवों के वृद्धि में नियंत्रण किया जाता है। ठीक है। हरित लवक रहित पौधों का समूह क्या है? कवक। 1 नंबर क्वेश्चन। हरित लवक रहित पौधों का समूह कवक। पेचिस नामक बीमारी में कौन से सूक्ष्म जीव उत्तरदायी होते हैं? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका क्या होती है? कौन सा रोग होता है? अमीबा प्रवाहिका। ठीक है, एक संक्रमण है जो एंट अमीबा समूह के किसी भी अमीबा द्वारा हुई हो। अमीबा प्रवाहिका एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक अमीबा के बड़ी आंत में पहुंचने और वहां घाव कर देने से होता है। इस घाव से रक्त निकलता है जो आंत के